हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर फोर्स्ड कूलिंग प्रोसीजर। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे फोर्स्ड कूलिंग ऑफ द बॉयलर इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर का फोर्स्ड कूलिंग अक्सर आप सुनते होंगे कि फोर्स्ड कूलिंग ऑफ द बॉयलर क्या है। तो फोर्स्ड कूलिंग का मतलब क्या होता है, रीजन फॉर फोर्स्ड कूलिंग ऑफ द बॉयलर, क्या क्या ऐसा रीजन है जिसमें तहत हम लोग फोर्स्ड कूलिंग ऑफ द बॉयलर करते हैं। फिर मैं आपको दो केस में बताऊंगा कि आप जब नॉर्मल शट डाउन कर रहे हैं बॉयलर को तो उसमें आपको फोर्स कूलिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। फिर जब आपका बॉयलर में सीवियर बीटीएल हो गया वाटर वॉल्स में, जहां आपको कंटिन्यूअस मेकअप लेना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ड्रम, उस समय आपको क्या क्या स्टेप्स लेना है फोर्स कूलिंग के तहत। फिर फोर्स कूलिंग करते समय आपको क्या चीज़ पे विशेष फोकस रखना है, क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है, टेम्परेचर का क्या लिमिट होना चाहिए, प्रेशर आपका जो प्रेशर ड्रॉप करते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं एज पर द मैन्युफैक्चरर लिमिट सेट पॉइंट क्या है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और खास करके ऑपरेशनल इंजीनियर को, क्योंकि जब भी यूनिट आपका शट डाउन करते हैं या आपको बीटीएल हो जाता है तो अक्सर आपको ये करना पड़ता है फोर्स कूलिंग को। तो इसमें मैं आपको स्टेप वाइज ऑपरेशन का डिटेल में लिख के इसमें दिखाऊंगा कि हमको क्या क्या स्टेप्स करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप ले, मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और जो भी आपको पावर प्लांट से रिलेटेड डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए फोर्स्ड कूलिंग ऑफ द बॉयलर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फोर्स्ड कूलिंग ऑफ ए बॉयलर का मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, फोर्स्ड कूलिंग ऑफ ए बॉयलर मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूस द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द बॉयलर मच फास्टर देन नेचुरल कूलिंग। मींस फोर्स्ड कूलिंग ऑफ ए बॉयलर मींस it is the process of accelerating, speeding up of the cooling procedure of the boiler after shutdown instead of it to cool naturally। आपका बॉयलर का हम लोग इसमें फोर्स्ड कूलिंग करते हैं, मतलब इसमें बॉयलर के अंदर का जो टेम्परेचर है तो प्रेशर है उसको हम लोग फोर्सफुली रिड्यूस करते हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द ओईएम। मतलब फोर्स कूलिंग में हम लोग जो ओईएम के द्वारा जो रिकमेंडेड टेम्परेचर ड्रॉप लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए कंट्रोल्ड वे में हम लोग बॉयलर का फोर्स कूलिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग फोर्स कूलिंग कर रहे हैं और टेम्परेचर का जो ड्रॉप लिमिट था उसको हम लोग वायलेट कर रहे हैं। आपका टेम्परेचर का ड्रॉप लिमिट है, जैसे आपका ड्रम मेटल टेम्परेचर जो है फीड वाटर का टेम्परेचर वो 1.4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ड्रम का जो टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर डिफरेंस 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुपर हीटर रीहीटर टेम्परेचर ड्रॉप आपका 2.7 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्रम के अंदर जो फीड वाटर और ड्रम मेटल टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस आपका 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये सारा आपका गाइडलाइन है, ओईएम के द्वारा प्रोवाइडेड गाइडलाइंस है। इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, इस टेम्परेचर लिमिट जो टेम्परेचर ड्रॉप लिमिट को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंट्रोल्ड वे में जो बॉयलर का जो कूलिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड द फोर्स्ड कूलिंग ऑफ द बॉयलर। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ए बॉयलर कैन टेक 48 to 72 hours and even more to cool down naturally to a safe level where the maintenance staff can enter the furnace for the repair of the work or for the inspection of the boiler tubes। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप नेचुरल कूलिंग करते हैं बॉयलर का तो आपका 48 to 72 आवर्स लगता है और इवन इससे ज़्यादा लग सकता है बॉयलर को कूल डाउन होने में, क्योंकि जब तक आपका बॉयलर एक सेफ टेम्परेचर तक नहीं कूल हो जाता है तब तक मेंटेनेंस स्टाफ आपका सेफली फर्नेस के अंदर बॉयलर के अंदर रिपेयर करने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए एंटर नहीं कर सकता है। फोर्स कूलिंग करके हम लोग इस टाइम को रिड्यूस कर देते हैं, इवन 50% तक हम लोग इस टाइम को रिड्यूस कर लेते हैं। आपका 12 से 20 घंटा लगता है, इवन उससे भी कम टाइम में हम लोग बॉयलर का
कूल डाउन करके फोर्सफुली इसको कूल डाउन करते हैं, बट टेम्परेचर जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फोर्स कूलिंग करके आपका जो मेंटेनेंस वर्क जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो यूनिट का आउटेज टाइम है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। जो आपका प्लान शट डाउन है, प्लान शट डाउन करके आप जो काम कर रहे हैं उसको आप मेंटेनेंस वर्क को जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका यूनिट का जो आउटेज टाइम है वो रिड्यूस हो सके। तो फ्रेंड, फोर्स्ड कूलिंग क्या है और फोर्स कूलिंग करने के पीछे क्या रीजंस है उसको आपने देखा। अब आपको फोर्स्ड कूलिंग ऑफ बॉयलर करना है, तो ड्यूरिंग द फोर्स्ड कूलिंग ऑफ द बॉयलर आपको क्या और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं। देखिए, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग फोर्स्ड कूलिंग ऑफ द बॉयलर। तो बॉयलर का फोर्स्ड कूलिंग करते हैं उस पर आपको स्पेशली किन बातों पे ध्यान देना है उसको देखिए। पहले फर्स्ट पॉइंट आपका कि कंटिन्यूअस ड्रेनिंग एंड द फिलिंग ऑफ बॉयलर इज नॉट अलाउड। मतलब आपका कंटिन्यूअस ड्रेनिंग, अब ड्रेनिंग मतलब क्या, जो बॉयलर के अंदर जो हॉट फीड वाटर था उसको आप रिमूव कर रहे हैं, एंड कोल्ड वाटर जो है आप ट्यूब के अंदर ले रहे हैं, ड्रम के अंदर ले रहे हैं। ये आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्या रीजन होगा इससे? क्या प्रॉब्लम हो सकता है इससे? अगर आप हॉट वाटर को कंटिन्यूसली आप ड्रेन कर रहे हैं और उसके जगह आप इंजेक्टिंग द कोल्ड फीड वाटर इनसाइड द ट्यूब, दिस विल क्रिएट ए सीवियर टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिस्टॉर्शन वहां पे क्रिएट होगा। आपका टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फ्लू गैस या ट्यूब मेटल टेम्परेचर, जो बॉयलर का जो ट्यूब मेटल टेम्परेचर है और कोल्ड वाटर, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा बढ़ने से वहां पे थर्मल शॉक्स होगा, थर्मल स्ट्रेस वहां पे क्रिएट होगा, and this will severely damage the boiler pressure part like the tube, drums and the headers। वहां पे आपका ट्यूब डिस्टॉर्टेड हो सकता है, ड्रम में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, ट्यूब के बिल्डिंग में आपका क्रैक हो सकता है। इसलिए फोर्स्ड कूलिंग जब भी हम लोग करेंगे तो इस चीज पे स्पेशल फोकस करेंगे कि आपको कंटिन्यूअस ड्रेनिंग ऑफ द वाटर एंड इंजेक्टिंग द कोल्ड वाटर इनसाइड द ट्यूब आपको नहीं करना है। उस समय आपका सीवीडी जो कंटिन्यूअस ब्लो डाउन देते हैं या ईबीडी इमरजेंसी ब्लो डाउन देते हैं एंड ब्लो ऑफ वाल्व्स जो होता है शुड बी केप्ट इन क्लोज्ड कंडीशन। आपका ये क्लोज होना चाहिए, उसमें सीवीडी, आईवीडी, ईबीडी जो भी आप देते हैं सब क्लोज होना चाहिए। एंड फीड वाटर टू बी टेकन ओनली टू मेंटेन ड्रम लेवल टू मेक अप फॉर लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीकिंग ट्यूब्स। आपको फीड वाटर लेना है लेकिन सिर्फ ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए लेना है। क्या आप देख रहे हैं कि ड्रम लेवल डिक्रीज हो रहा है? तो ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए जितना आपको फीड वाटर का रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको फीड वाटर लेना है। क्योंकि फीड ड्रम लेवल आपको क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्यूब में लीकेज हो रहा है, तो लीकेज से आपका वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है तो आपका ड्रम लेवल डिक्रीज होगा। तो उसके मेकअप के लिए आपको फीड वाटर सिर्फ लेना है। और जब आप कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रम लेवल आपका मेंटेन नहीं होता है, आप बार बार मेकअप ले रहे हैं, ड्रम लेवल मेंटेन नहीं होता है, तो आपको मेकअप बंद नहीं करना है। मेकअप आपको कब बंद करना है? जब आपका BCW पंप आप स्टॉप कर लेते हैं तभी आप मेकअप बंद कीजिए, क्योंकि BCW को आपको ड्राई रन नहीं करवाना है। अगर BCW एक बार ड्राई रन हो गया तो उसका मोटर डैमेज हो सकता है। तो क्योंकि उसके अंदर आपका हॉट वाटर, मोटर कैविटी के अंदर आपका हॉट वाटर एंटर करेगा और मोटर को डैमेज कर सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि मेकअप लेने के बाद भी ड्रम लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है तो फर्स्ट आपको BCW पंप को स्टॉप करना होगा। और BCW पंप को आप यूं ही आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसका भी एक क्राइटेरिया है कि सक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर जब तक 90 डिग्री के आसपास नहीं आता है, 90 या कहीं कहीं 95 दिया हुआ है, उससे अगर नीचे नहीं आता है तब तक आप BCW पंप को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो जब तक BCW पंप को आप स्टॉप नहीं करते हैं तब तक आपको कंटिन्यूअस ड्रम में पानी लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड कि मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ बॉयलर वाटर टेम्परेचर अलाउड जो है वो 1.4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। बॉयलर के अंदर जो वाटर टेम्परेचर में जो ड्रॉप आपको मैक्सिमम ड्रॉप जो होना चाहिए वो 1.4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट होना चाहिए। ये OEM के द्वारा आपको डाटा दिया हुआ है कि मेटल टेम्परेचर जो आपका वाटर टेम्परेचर का जो ड्रॉप है वह 1.4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों दिया हुआ है लिमिट? ताकि आपका थर्मल स्ट्रेस जो है वो आपका मिनिमाइज हो सके, आप थर्मल स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं।
आपका बॉयलर में थर्मल स्ट्रेस हो सकता है, ट्यूब में थर्मल स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आपको रैपिड कूलिंग से क्या होता है कि थर्मल स्ट्रेस बढ़ने का चांस रहता है। और थर्मल स्ट्रेस अगर एक बार आ जाता है तो आपका ड्रम में ओबिलिटी हो सकता है, आपका वेल्डिंग में क्रैक हो सकता है, ट्यूब डैमेज हो सकता है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए ओईएम के द्वारा एक लिमिट दिया हुआ है कि आप टेम्परेचर को ड्रॉप कीजिए, बट मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप जो बॉयलर वाटर टेम्परेचर का होना चाहिए वो 1.4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड है मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ सुपर हीटर रीहीटर ट्यूब टेम्परेचर अलाउड जो है वो 2.7 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका सुपर हीटर ट्यूब या री ट्यूब का जो टेम्परेचर ड्रॉप जो है वह मैक्सिमम जो अलाउड लिमिट एज पर द ओईएम जो दिया गया है वह 2.7 डिग्री सेल्सियस पर मिनट दिया हुआ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। और जब भी आपको फोर्स कूलिंग करना है तो मेटल टेम्परेचर ड्रॉप लिमिट को स्पेशली आपको ध्यान रखना है, आपको टाइम टू टाइम इसको नोट डाउन करते रहना है कि किस रेट से आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं तो थर्मल स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है और इससे आपका ओबिलिटी क्रैकिंग हो सकता है, आपका डिस्टॉर्शन आ सकता है। तो आपको फोर्स्ड कूलिंग करना है बट इन ए कंट्रोल्ड वे में आपको करना है। फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्सिमम ड्रम टॉप and bottom temperature difference allowed 50 degree Celsius. This is the important temperature limit कि आपका ड्रम के टॉप में और बॉटम के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ओईएम के द्वारा रिकमेंडेड टेम्परेचर दिया हुआ है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस टॉप एंड बॉटम के बीच अगर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ओबिलिटी का चांस आ जाएगा, क्योंकि आपको थर्मल स्ट्रेस क्रिएट होगा, डिफरेंशियल एक्सपेंशन रेट होगा, आपका टॉप का जो मेटल है वो अलग रेट से एक्सपेंड करेगा, बॉटम का जो मेटल पार्ट है वो अलग रेट से एक्सपेंड करेगा। तो ड्यू टू दैट डिफरेंशियल एक्सपेंशन रेट आपका ड्रम में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा। और सेकेंड, जो ड्रम से बहुत सारा ट्यूब्स आपका कनेक्टेड रहता है तो उसके जो वेल्डिंग जॉइंट में भी आपका कम जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाएगा, वहाँ पे भी उसको भी थोड़ा सा क्रैक आ सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इस सब को देखते हुए ओईएम के द्वारा रिकमेंडेड जो आपका आया कि मैक्सिमम ड्रम टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर डिफरेंस अलाउड 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि मैक्सिमम फीड वाटर टू ड्रम मेटल टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पैरामीटर है कि आपका जो ड्रम के अंदर जो वाटर आ रहा है फीड वाटर और आपका उसका जो टेम्परेचर है फीड वाटर का टेम्परेचर और ड्रम मेटल का जो टेम्परेचर है उस दोनों के बीच में मैक्सिमम जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी आपका ड्रम में वाटर कहाँ से आता है? इकोनोमाइजर के थ्रू आता है। इकोनोमाइजर में देखिएगा फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन में जब आपका यूनिट लोडिंग कंडीशन में रहता है तो इकोनोमाइजर के इनलेट में आपका टेम्परेचर 250 से 255 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जैसे वो आपका इकोनोमाइजर के इनलेट हेडर से कॉइल बनाता हुआ आउटलेट हेडर में आता है, आउटलेट हेडर से दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड आपका एक ट्यूब पाइप जाता है और ड्रम के साथ कनेक्टेड होता है। तो ड्रम में जो यही वाटर आपका जो इंटर करता है वो 310 से 315 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जनरली आपका 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज होता है इकोनोमाइजर में। तो ओईएम के द्वारा रिकमेंडेड एक आया कि आपका जो फीड वाटर इंटर कर रहा है ड्रम में उसका टेम्परेचर और ड्रम का मेटल टेम्परेचर उस दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पे आपका थर्मल शॉक आने का चांस रहता है। और दूसरा एक और रीजन है कि आपका बीसीडब्ल्यू पंप हम लोग चला के रखते हैं फॉर द बेटर सर्कुलेशन ऑफ द फीड वाटर इनसाइड द ट्यूब, ताकि आपका बेटर कूलिंग हो, यूनिफॉर्म कूलिंग हो, कहीं भी आपका हॉट स्पॉट ना बने, इसलिए हम लोग बीसीडब्ल्यू पंप को चला के रखते हैं। तो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग फीड वाटर and the water in the BCW pump should not exceed 100 degrees Celsius in order to protect the pump and the circulation system from thermal shock. आपका जो BCW पंप के अंदर जो वाटर है और इनकमिंग फीड वाटर आ रहा है BCW में, उस दोनों के बीच का भी टेम्परेचर डिफरेंस आपका 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पे आपका भी थर्मल शॉक आ सकता है, सर्कुलेशन सिस्टम में भी आपका थर्मल शॉक आ सकता है। तो इसलिए ओईएम के द्वारा एक रिकमेंडेड है कि आपका जो ड्रम के अंदर जो फीड वाटर आ रहा है और ड्रम का मेटल टेम्परेचर है दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि स्कैनर एयर फैन शैल कंटिन्यू इन सर्विस टिल बॉयलर इज कूल्ड एंड ड्रेन्ड। स्कैनर एयर फैन को आपको सर्विस में रखना है कब तक, जब तक कि आपका बॉयलर कूल डाउन नहीं हो जाता है और ड्रेन नहीं हो जाता है। स्कैनर एयर फैन का हम लोग यूज करते हैं टू कूल डाउन द, जो आपका फ्लेम स्कैनर लगा रहता है बॉयलर के अंदर, टू सेंस द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम, उसको कूलिंग करने के लिए आपका स्कैनर एयर फैन होता है। आपका सारा बॉयलर साइड में अगर सारा इक्विपमेंट बंद हो जाता है बट स्कैनर एयर फैन आपका चलता रहता है, रनिंग कंडीशन में रहता है। क्यों? क्योंकि बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर आपका अभी भी ज़्यादा है और जो कि फ्लेम स्कैनर को डैमेज कर सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग स्कैनर एयर फैन को ऑलवेज इन सर्विस में रखते हैं। और स्कैनर एयर फैन को हम लोग तब भी क्लोज करते हैं जब फर्नेस के अंदर का जो बॉयलर का टेम्परेचर है वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब तक नहीं आ जाएगा और बॉयलर आपका कूल डाउन, एक सफिशिएंट कूल डाउन मतलब 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है और बॉयलर पूरा ड्रेन हो जाता है, तभी स्कैनर एयर फैन को हम लोग बंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि बॉयलर वॉशिंग शैल बी कैरीड आउट ओनली आफ्टर ड्रेनिंग द बॉयलर। जब तक बॉयलर कंप्लीटली ड्रेन नहीं हो जाता है, बॉयलर का टेम्परेचर सफिशिएंटली डाउन नहीं हो जाता है, तब तक आपको बॉयलर को वॉश नहीं करना है। बॉयलर वॉशिंग शुड बी डन आफ्टर द ड्रेनिंग ऑफ द बॉयलर। जब तक बॉयलर सफिशिएंटली कूल डाउन नहीं हो जाता है तब तक बॉयलर को वॉश नहीं करना चाहिए। ऐसे क्यों करते हैं कि दिस इज टू अवॉइड हैंडलिंग ऑफ द कोरेसिव केमिकल्स एट द हाई टेम्परेचर और कॉजिंग लोकलाइज्ड कूलिंग। क्योंकि आपका क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे आप कूल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा कोरेसिव एलिमेंट्स रहता है ट्यूब के सरफेस पे, फर्नेस के अंदर, वो आपका वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके ट्यूब को डैमेज कर सकता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आपका कोरेसिव केमिकल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और वाटर के साथ मिलके वह ट्यूब को डैमेज कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग जब तक बॉयलर का टेम्परेचर सफिशिएंटली कूल डाउन नहीं हो जाता है और ड्रेन नहीं हो जाता है बॉयलर, तब तक बॉयलर को वॉश नहीं करना चाहिए। और एक और प्रॉब्लम है कि कॉजिंग लोकलाइज्ड कूलिंग। आपका अगर किसी पोर्शन में पे अगर लोकलाइज्ड कूलिंग अगर हो गया तो वहाँ भी आपको थर्मल स्ट्रेस, थर्मल शॉक हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है ट्यूब में, बिल्डिंग में भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि नोट डाउन बॉयलर एक्सपेंशन इन फर्स्ट पास एंड द सेकेंड पास बिफोर स्टॉपेज एंड 4 आवर आफ्टर स्टॉपेज। जब बॉयलर का आप शट डाउन कर रहे हैं तो उस समय बॉयलर का जो भी प्रेशर पार्ट है उसका कितना एक्सपेंशन हुआ है और शट डाउन के 4 घंटे के बाद भी उसमें कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? देखिए, बॉयलर एक्सपेंड सिग्निफिकेंट व्हेन हॉट। जब बॉयलर आपका हॉट कंडीशन में रहता है तो वह उसका एक्सपेंशन होता है, नहीं, मेटल पार्ट जब को आप हीट करते हैं जब, तो वो एक्सपेंड करता है, जब कूल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब आप शट डाउन करने जा रहे हैं उसमें बॉयलर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वो बॉयलर एक्सपेंड करता है सिग्निफिकेंटली। तो शट डाउन करने से पहले बॉयलर का प्रेशर पार्ट कितना एक्सपेंड किया है उसका आपको रीडिंग ले लेना है। और अगेन आपको रीडिंग लेना है कब? 4 घंटा स्टॉपेज होने के बाद। जब आपका शट डाउन हो गया है उसके 4 घंटे के बाद भी आपको रीडिंग ले लेना है। ये रीडिंग लेने से आपको क्या फायदा मिलता है? दिस हेल्प्स द मेंटेनेंस टीम टू मॉनिटर द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल द प्रेशर पार्ट्स एंड इट इंश्योर्स दैट ऑल द पार्ट हैज टू बी रिटर्न टू देयर नॉर्मल कोल्ड पोजिशन। ये रीडिंग आपको बताता है कि सारा बॉयलर कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो भी प्रेशर पार्ट्स है वो अपना कोल्ड पोजीशन पे रिटर्न हुआ है कि नहीं। इससे आपको ये इंश्योर करता है आपका ये रीडिंग, और जिससे ये आपको पता चलेगा कि आपका यूनिफॉर्म एंड दिस इंडिकेट द यूनिफॉर्म कूलिंग डाउन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉयलर्स। ताकि कोई अगर आपका रीडिंग लेने से आपको एक और पता चलेगा कि कोई भी कॉन्स्टेंट तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था उतना आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं कोई कॉन्स्टेंट तो नहीं है। इससे भी आपको ये पता चल जाता है। तो इस रीडिंग लेने से आपको मेंटेनेंस टीम को बहुत फायदा मिलता है, जो कि रीडिंग लेने से आपको ये पता चलता है कि सारा पार्ट रिटर्न टू देयर कोल्ड पोजिशन पे आ गया है, किसी भी पार्ट में आपका कॉन्स्टेंट नहीं है और यूनिफॉर्म आपका कूल डाउन हो चुका है। और फ्रेंड, आपको अगर ट्यूब लीकेज पेंट हाउस में हुआ है, पेंट हाउस का मतलब फर्स्ट पास के टॉप में,
अगर इन केस ऑफ ट्यूब लीकेज इन द पेंट हाउस, तो आपको क्या इंश्योर करना है कि जितना भी उसमें मेन होल का डोर है उसको आपको ओपन कर लेना है, ताकि वहाँ पे जो लोकलाइज स्टीम का टेम्परेचर है वो सब डाउन हो जाए, और वहाँ पे जो पेंट हाउस में आपका कूलिंग फैन लगा रहता है उसको भी आपको स्टार्ट कर देना है, ताकि वहाँ पे जो भी टेम्परेचर लोकलाइज्ड हीटिंग हो चुका है वो सब रिमूव हो सके, सब स्टीम निकल जाए, ताकि सेफ एंट्री ऑफ द मेन जो है इनसाइड द पेंट हाउस, और पेंट हाउस में आपका एंटर कर सके। तो वहाँ पे सारा मेन होल का डोर आप खोल दीजिए और कूलिंग फैन चला दीजिए। और एक और फ्रेंड कि डोंट यूज द HPLP बाईपास टू डिप्रेशराइज द बॉयलर। बॉयलर को डिप्रेशराइज करने के लिए आपको HPLP बाईपास का यूज नहीं करना है, क्योंकि HPLP बाईपास अब यूज करने से आपका इट में वायलेट द टेम्परेचर ड्रॉप लिमिट, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड हो सकता है, क्योंकि प्रेशर का जो ड्रॉप करने का जो एक लिमिट है वो आपका अनकंट्रोल्ड हो सकता है, और उससे क्या होगा कि जो OEM के द्वारा जो प्रोवाइडेड बॉयलर टेम्परेचर ड्रॉप लिमिट है वो आपका वायलेट हो सकता है। तो इसलिए आपको HPLP बाईपास का यूज़ करके बॉयलर को डिप्रेशराइज नहीं करना है।